This type is having a capacity of approx 5 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स इसमें लिक्विड की कितनी वॉल्यूम आ सकती है, उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एरिया बताया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूब, एंड गेट्स कनेक्टेड ए प्लग, और इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं एक प्लग के साथ, एंड अ सॉकेट। इसका जो बेस देख रहे हो आप, यहाँ से बेस देख रहे हो, ठीक है, इसका बेस इस टाइप से बनाया गया है कि हम इसे प्लग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्विच में, डायरेक्ट स्विच में हम इसे लगा के इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोवाइड करा सकते हैं। अदर टाइप्स ऑफ जे मुलर काउंटर्स, जो और दूसरी टाइप्स हैं, आर नोन विच आर कंटेनिंग अ थिन वॉल ट्यूब। जो और दूसरी टाइप्स हैं उनमें भी इनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है, मीन्स पतली होती है, जो ग्लास की लेयर होती है। क्योंकि आप घरों में देखते हो कि जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उनका जो ग्लास होता है वो बहुत ही थिन होता है, ठीक है, इतना मोटा नहीं होता है, वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से रखना पड़ता है, नहीं तो वो एकदम से नीचे गिरेंगी और टूट जाती हैं। जो आपके बल्ब होते हैं और जो ट्यूबलाइट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, तो आप देख सकते हो कि उनका जो कांच होता है, ठीक है, वो बहुत ही डेलिकेट नेचर होता है, थिन वॉल्ड होता है। तो ये क्या होते हैं, थिन वॉल्ड ट्यूब होते हैं, और स्पायरल फॉर्म में भी हो सकते हैं इनमें, थ्रू विच रेडियो एक्टिव लिक्विड्स कैन बी ड्रॉन। स्पायरल कौन से थे, ये वाले थे, यहाँ पे देखो आप कॉइल टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनकी बात कर रहे हैं कि इस ट्यूब के अंदर जो आपका क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव लिक्विड्स होते हैं, वो स्पायरल फॉर्म में यहाँ पे भरे होते हैं, ठीक है। अब हम फिगर ई की बात करते हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें क्या स्पेशलिटी है, इन ऑर्डर टू काउंट दी रेडियोएक्टिव गैसेस, कि अगर हमें रेडियोएक्टिव गैसेस को काउंट करना है कि वो अल्फ़ा है या बीटा है या गामा है, तो वो इस टाइप में शो किया हुआ है फिगर ई में। इन दिस काउंटर, इस काउंटर में क्या करते हैं, जो रेडियोएक्टिव गैस होती है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से फिल कर देते हैं। ये जो प्लग है ये क्या है, स्टॉपर है, ठीक है, यहाँ से फिल करते हैं, उसे ऑन कर लेते हैं, जब वो फिल हो जाती है तो यहाँ पे हम स्टॉप करें ताकि जो गैसेस है वो बाहर ना जाएं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम और क्या करते हैं, काउंटिंग गैस में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसमें हमें क्या काउंट करने होते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स काउंट करने होते हैं, वो गैस भी हम फिल कर लेते हैं फॉर द मोर एफिशिएंट गामा। लेकिन इस वाले जो है काउंटर की स्पेशलिटी क्या है कि ये सिर्फ गामा रेडिएशंस को ही काउंट कर पाता है, ठीक है, ओनली फॉर गामा के लिए ये जो है अप्लाई किया जाता है। गामा काउंटिंग काउंटर्स हैविंग लेड और कॉपर कैथोड हैव बीन यूज। तो यहाँ पे जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, दो जॉइंट हैं, यहाँ पे जो कैथोड वाला जॉइंट होगा वहाँ पे लेड या फिर कैथोड का ही कैथोड यूज़ किया जाता है, ठीक है, अदर मटेरियल्स का नहीं होता है, ओके, जिस पे क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होनी होती है। तो यहाँ पे आपके जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं आपके काउंटर्स, और जो अनदर काउंटर्स होते हैं उन वो कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि सेंटिलेशन काउंटर्स होते हैं। सेंटिलेशन काउंटर ये होते हैं व्हेन रेडिएशन इज इंसिडेंट, मीन्स फर्स्टली जब जो रेडिएशन है वो फॉल करती है उसे हम इंसिडेंट कहते हैं, ऑन सर्टेन सब्सटेंसेस, किसी सब्सटेंस के ऊपर गिरती है वो, सच एज फॉस्फोर, या फिर किसकी फॉर्म में होती है, ए फ्लैश ऑफ लाइट, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई लाइट चमक रही है, फ्लैश पड़ी हो किसी लाइट की, इज गिवन आउट, इट दस बिकम्स पॉसिबल टू मेजर अल्फा बीटा गामा रेडिएशन बाय सेंटिलेशन डिटेक्टर्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सेंटिलेशन डिटेक्टर्स हैं तो वहाँ से जो फ्लैश लाइट एकदम से गिरती है तो वहाँ से ये इतने कैपेबल होते हैं सेंटिलेशन काउंटर कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं इजीली कि ये अल्फ़ा रेडिएशन है या बीटा है या गामा है। और अगर हम इनऑर्गेनिक सेंटिलेटर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे वो किसको एनालाइज कर सकते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम आयोडाइड इज़ मोस्टली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यूज सेंटिलेटर फॉर गामा काउंटिंग ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी इन डिज़ायर्ड शेप, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है जैसे कि हम चाहते हैं, और ये स्पेशली जो गामा रेडिएशंस होते हैं उनको डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। और इसकी शेप, साइज़ एंड हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी होती है, इसकी शेप भी अच्छा होता है, इसका साइज़ उतना ही होता है कि जितना हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमें बढ़ाना है तो हम उसका साइज़ और बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो हम उसकी वॉल्यूम को और कम कर सकते हैं, और उसकी जो डिटेक्शन पावर होती है, एफिशिएंसी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें जो हम
यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और कौन कौन से होते हैं, सीजियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, बेरियम डाइफ्लोराइड, ये और होते हैं जिन्हें कि हम इसमें इस सिंटिलेटर मेथड के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स की बात करते हैं तो इसमें एंथ्रासीन क्या होती है, आपने रिंग देखी होगी, नेफ्थलीन में 2 रिंग्स होती हैं आपस में फ्यूज होती हैं, लेकिन एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज होती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रासीन। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए ये ऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स में यूज़ हो रहा है। एंथ्रासीन हैव हाई सिंटिलेशन एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये यूज्ड होते हैं किसके लिए, अल्फ़ा एंड बीटा के लिए। ये अल्फ़ा एंड बीटा जो है रेडिएशंस उनको काउंट करते हैं, और इनकी जो एफिशिएंसी होती है 100% एफिशिएंसी होती है, और ये न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटो रेडियोग्राफी जो है ये भी एक प्रोसेस है, इसमें भी ये यूज़ होते हैं काउंटर्स। इट इज़ वेरी यूजफुल इन डिटेक्टिंग एंड डिटर्मिंग गामा रेडिएशंस, ये भी स्पेशली गामा रेडिएशंस के लिए यूज़ होता है। इन फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ मीन्स हमारी बॉडी में कितने आयंस हैं या कितने आयंस की कमी है उसे मेज़र करने के लिए ये ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ की जाती है। और स्पेशली ये किस में यूज़ हो रही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, कि प्लांट्स में कौन से आयंस की कमी है, कि जो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एनिमल्स की बॉडी के अंदर कि कौन से आयन की कमी आ गई है, ठीक है, कि इसकी डेफिशिएंसी है, उसे और कौन सा आयन देना है ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो। तो ये किस प्रोसेस के अंडर आते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी प्रोसेस के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, इन डिटेक्टर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं कन्वेंशनल के साथ, जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स होते हैं, दीज डिटेक्टर्स हैव रिप्लेस्ड कन्वेंशनल वन ड्यू टू, ये इतने अच्छे नहीं थे इसलिए इनकी जगह कन्वेंशनल वाले यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी रेजोल्यूशन पावर हाई होती है, कम्पैक्टनेस होते हैं, उनका जो डाटा होता है वो हमें इंटरप्रेट जो है पीक्स के थ्रू हम कंप्यूटराइज्ड एनालाइज कर सकते हैं, हमें कंप्यूटराइज्ड उनका डाटा मिल जाता है जो कि हाईली एक्यूरेट होता है, ठीक है, जिसमें जो है इन एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। वो जो डाटा होता है इंटरप्रेट का, उसमें आउटपुट सिग्नल्स आते हैं, उन पीक्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कितना जो है आपका जो डाटा आया है वो कितना प्रेशियस है, मीन्स कितना एक्यूरेट है। तो इस वजह से जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनमें क्या होता था, बॉन्डिंग फॉर्म होती थी, कॉम्प्लेक्स बन जाते थे। तो इसकी वजह से सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स को हमने रिप्लेस कर दिया था कन्वेंशनल की जगह से। जो कन्वेंशनल हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और भी डिटेक्टर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं इन प्रोसेस के लिए, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं, फोटोग्राफिक एमल्शंस हैं, और सेरेनकॉव डिटेक्टर्स हैं। ये नेमिंग हैं, इनके जस्ट नाम बताए हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया, क्योंकि जितने मैंने अभी आपको पीछे बताए हैं आप उतना ही कर लो, उतने ही सफिशिएंट है। कि ये सारे जो डिटेक्टर्स हैं ये मेनली किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, कि जितने भी अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, क्लियर है बी फॉर्म फर्स्ट ईयर। अगर हम इसकी यस मैम। ओके बेटा, अगर हम इनकी हैंडलिंग एंड स्टोरेज की बात करते हैं, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, कि हमें इन्हें कैसे रखना चाहिए, इनकी स्टोरेज कैसी करनी चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा होना चाहिए, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कि किस कंटेनर में इनको हमने प्रिजर्व करके रखना है, तो वो सारी डिटेल किसके अंडर आती है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक्सरेज में यूज़ होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, अगर जो एमआरआई होती है आपको सभी को पता है कि वो 100 टाइम्स सीटी स्कैन के बराबर होती है। एक एमआरआई अगर किसी पेशेंट की हो जाए तो वो 100 टाइम्स सीटी स्कैन के बराबर होती है किसी पेशेंट की, कि उस पेशेंट के हमने 100 बार सीटी स्कैन करवा दी है। ये इतने ज़्यादा प्रेशियस इसके रिजल्ट्स आते हैं एमआरआई के। तो इनमें जो रेज फॉल हो रही हैं पेशेंट के ऊपर या उसकी बॉडी को क्रॉस करके जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इसी वजह से कहते हैं कि ये 6 मंथ्स में एक बार ही करवाने चाहिए ऐसे टेस्ट अपने,
ठीक है, ज़्यादा अगर हम बॉडी के करेंगे तो उसके ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आएंगे हमारी बॉडी के ऊपर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्डस ऑफ रेडिएशन। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हजार्डस नुकसानदायक ये जो रेडिएशंस होते हैं इनसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मोहम्मद अफजल, ऑफ योर माइक्रोफोन। मोहम्मद अफजल। रेडियोएक्टिव मटीरियल्स मस्ट बी स्टोर्ड इन एन एरिया। जो रेडियोएक्टिव मटीरियल्स होते हैं इन्हें ऐसे एरिया में स्टोर करके रखना चाहिए जहाँ पे जो लोग हैं उनका आना जाना बहुत ही कम हो। मतलब आसानी से ये नहीं कि कोई भी वहाँ पे लोग घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शील्डिंग में बी रिक्वायर्ड, शील्डिंग होनी चाहिए मीन्स खुद को कवर करके रखना चाहिए ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे जहाँ उस एनवायरनमेंट में ऐसे मटेरियल्स रखे हों। शील्डिंग में बी रिक्वायर्ड। थिक ग्लास कंटेनर्स, जो ग्लास जिसमें हम जिस कंटेनर में हम इन रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को रख रहे हैं, ठीक है, उस कंटेनर का जो ग्लास है वो मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट एकदम से गिरे और टूट जाए और हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। आप सभी ने सुना होगा जो मैडम क्यूरी थी वो इन्हीं जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आ गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी और बाद में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको डिटेक्ट करने के लिए। ऑल ऑफ यू नो, पता है सभी को? तो इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है इनकी हैंडलिंग में, इनके स्टोरेज में। हाँ जी बेटा। मैम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी रहेगी मैम? बेटा आजकल तो और ज़्यादा आ रही है, नेट पे आप मुझे सर्च करके बताना, ठीक है। हमारे जो इस स्टडी के अकॉर्डिंग आप इस लेसन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो लेड ही है और यूरेनियम है, लेकिन जो अभी नेट पे फ्रीक्वेंटली रिसर्च हुई है वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। थैंक यू मैम। थिक ग्लास कंटेनर्स हमें यूज़ करने चाहिए। यूजुअली प्रोवाइड सफिशिएंट सील्डिंग ताकि हमें अच्छे से प्रोटेक्शन मिले। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी गामा रेडिएशंस, अगर हमें गामा रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखना है तो हमें लेड की शील्डिंग मिलनी चाहिए क्योंकि जो लेड है उसको क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। हैज़ टू बी यूज्ड, दी स्टोरेज एरिया मस्ट बी रेगुलरली चेक। जिस एरिया में इन्हें स्टोर करके रखते हैं उसे रेगुलरली चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें स्टोर करके रख दिया, हमें साल और 2 साल बाद हम उसे जाके ही नहीं देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लास्ट की कंडीशन आ जाती है क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की चांसेस बहुत हो जाते हैं, ठीक है। फॉर दी रेडियो एक्टिविटी की वजह से हम उस एरिया को हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए। दी वर्किंग एरिया शुड नॉट गेट कंटेमिनेटेड, वो एरिया गंदा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी विद रेडियोएक्टिव मटीरियल्स, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि उनका जो वर्क होता है वो ऐसी जगह पे होता है कि वहाँ पे जो हार्मफुल प्रेपरेशंस हो रही होती हैं, कुछ पॉइजन सब्सटेंस बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे उस एरिया की वजह से भी उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से कहा गया कि जहाँ पे रेडियोएक्टिव मटीरियल्स होते हैं वहाँ का जो वर्किंग एरियाज होता है मस्ट बी क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। इन रेडियोएक्टिव्स लिक्विड हैज़ टू बी हैंडल्ड, इसमें जो लिक्विड है जब उसको हैंडल करते हैं तो वो किस में होना चाहिए, उसको लेके जाना चाहिए हमें ट्रेज में, ठीक है, उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। हैविंग एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर यूज़ करने चाहिए सो दैट एनी स्पिलेज विल बी एब्जॉर्ब बाय दी पेपर। अगर हम गलती से हमारा हाथ उस जो क्या है हैवी मेटल पे लग भी गया है तो वो जो टिश्यू पेपर है वो सोख ले, डायरेक्टली हमारे स्किन के साथ वो टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अपने हैंड्स को रबर ग्लव्स से जो है, जो रबर के ग्लव्स होते हैं उनसे कवर करके रखना चाहिए। व्हेन वर्किंग विद रेडियोएक्टिव लिक्विड्स, जब हम रेडियोएक्टिव लिक्विड्स के साथ काम कर रहे होते हैं, अगर हम कुछ काम कर रहे होते हैं उसके साथ तो जो पिपेट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सक करते हैं, ठीक है, पेपेट से सक करते हैं। ऑपरेटेड बाय माउथ शुड बी नेवर बी एम्प्लॉयड, तो ये काम हमें नहीं करना है।
बाकी केमिकल्स के साथ तो हम कर लेते हैं, जैसे बेस वगैरह होता है या फिर कुछ कोई एसिडिक नेचर का केमिकल होता है, उसे भी हम पिपेट के थ्रू क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं। बट इसमें हमने नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल है, थोड़ी सी भी अमाउंट इसकी हमारी बॉडी में नहीं जानी चाहिए। दी वेस्ट रेडियोएक्टिव मटेरियल, जो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, मतलब बच जाता है, ठीक है, जो यूज़ नहीं होता है, उसे हमें स्टोर करके रखना चाहिए तब तक जब तक कि उसकी पूरी एक्टिविटी ख़त्म नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि ये जो वेस्ट है और हमने इसे ऐसे ही डस्टबिन में फेंक दिया या खुले एनवायरनमेंट में फेंक दिया, तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा और ये जो है हमारे सॉइल को भी ख़राब कर सकता है। तो हमें उसे, उस वेस्ट को भी, रेडियोएक्टिव एलिमेंट के वेस्ट को भी हमें तब तक स्टोर करना है जब तक कि उसकी पूरी एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती। ओके, नेक्स्ट प्रिकॉशंस की बात करें तो दी फॉलोइंग प्रिकॉशंस हैव टू बी केप्ट इन माइंड। तो इन सावधानियों को अपने दिमाग में रखना है जब हम इसकी हैंडलिंग या स्टोरेज कर रहे होते हैं। फर्स्ट वाली, वन शुड नॉट टच रेडियोएक्टिव एमिटर। जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है हमें उसे टच नहीं करना चाहिए विद हैंड, हाथ से, बट इट शुड बी हैंडल्ड बाय मीन्स ऑफ फोर्सेप्स और सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। जो क्या होते हैं, फोर्सेप, आपने जस्ट लाइक जैसे चिमटा होता है ना उठाने वाला, एमिटर क्या है? एमिटर, रेडियो एक्टिव एमिटर मीन्स रेडियो एक्टिविटी एमिट करते हैं ना, ये रेडिएशंस एमिट करते हैं, छोड़ते हैं, एमिटर उसे कहते हैं जो कि रेडिएशंस छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। इनको हमें हाथ से टच नहीं करना है और अगर हम इन्हें यूज़ करना है और हमें इनके साथ कुछ काम करना है तो उसके लिए हमें फोर्सेप यूज़ करना है या फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट से हम इन्हें उठा सकते हैं, रख सकते हैं। हमें डायरेक्ट अपने हाथ के कांटेक्ट में इन्हें नहीं लेके आना है, ऐसे उठा के ऐसे नहीं रखना है। हमें क्या करना है, ऐसे कोई स्पैचुला लेना है या कोई फोर्सेप लेना है जिसकी हेल्प से हम इसे उठाएं और ऐसे रखें, ऐसे यूज़ करना है किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। उस जगह पे जहाँ पे जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का, जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का काम चल रहा है या उनको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमें स्मोकिंग नहीं करनी है उस एरिया में, ईटिंग, कुछ खाना नहीं है उस एरिया में और पीना भी नहीं है। ये सारी एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी है। शुड नॉट बी डन इन लेबॉर्ट्री वेयर द रेडियोएक्टिव एलिमेंट आर हैंडल्ड, जहाँ पे ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को हैंडल किया जाता हो, नहीं तो क्या होगा, वो इन प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। सफिशिएंट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और शील्डिंग हैव टू बी यूज्ड व्हाइल हैंडलिंग द मटेरियल्स। जैसे कि आजकल कोरोना पीरियड में शील्डिंग जो है वो पूरी ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, कोरोना वॉरियर्स। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जब हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो खुद को और पूरी बॉडी को हमें क्या करना है, शील्ड करना, प्रोटेक्ट करना है। तो उसकी वजह से हमें पूरी तरह ड्रेसअप होके उसको तब हैंडल करना है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को। नेक्स्ट है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, जो मटेरियल्स होते हैं, हैव टू बी स्टोर्ड इन सूटेबल लेबल्ड कंटेनर्स। जिस कंटेनर में या जिस बॉटल में या शीशी में हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं उसके ऊपर प्रॉपर लेबल लगाना है, ठीक है, इसे एक चिट कहते हैं, और उस पर लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और जो कि बहुत ही हार्मफुल है। कई बार आपने देखा होगा कि लेबल के ऊपर एक डेंजर वाला साइन भी बना होता है कि ये पॉइजन है या हार्मफुल है बहुत, या फिर कीप अवेयर फ्रॉम दी चिल्ड्रंस, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है और ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है, कूलिंग प्लेस में रखना है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो लेबल के ऊपर पहले से ही मेंशन होती है ताकि पहले से ही पता चल जाए कि कंटेनर के अंदर किस तरह का जो है प्रोडक्ट है। तो उसे हमें क्या करना है, केयरफुल रहना है। नेक्स्ट एरिया, उस एरिया की बात करें जहाँ पे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं स्टोर करके रखे गए होते हैं या फिर उनको मॉनिटर करना है हमें, दैट इज़ टेस्टेड फॉर दी रेडियोएक्टिव रेगुलरली। उसे हमें रेगुलरली जाके देखना है कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के कंटेनर सही है, कोई टूटा तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंटेनर टूट जाता है और उसका एलिमेंट या प्रोडक्ट बाहर आ जाता है कंटेनर से तो वो बाकी जो है कंटेनर्स उनको भी ख़राब कर देता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है, ठीक है, वहाँ उस एनवायरनमेंट जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके हेल्थ को ख़राब कर देता है। तो इस वजह से हमें वहाँ पे रेगुलरली जाके टेस्ट भी करना है और रेगुलरली वहाँ पे देखभाल भी करनी है। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स शुड बी कैरिड आउट विद दी ग्रेट केयर, और उनको अगर डिस्पोज करना है तो भी वो बहुत ही सावधानी से करना है। ओके,
Yes, ma'am. अगर एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एप्लीकेशन मीन्स इसके यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं रेडियो आइसोटॉप्स के। तो इसका जो फर्स्ट यूज़ है, रेडिएशन सोर्स इन थेरेपी, हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं इस थेरेपी का, जो रेडियो आइसोटॉप्स है। जैसे कि आजकल किसी को ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये भी इसी थेरेपी के अंडर आता है, और किसी को क्या होता है पथरी हो जाती है तो कैसे डायग्नोस करते हैं, तो वो ऐसे ही डायग्नोस करके बताते हैं। फिर किसी को कैंसर ट्यूमर वगैरह हो जाता है, और इम्यूनोथेरेपी में कि आपका जो इम्यून सिस्टम है कितना वीक है, उस रिसर्च एरिया में, स्टरलाइजेशन प्रोसेस में। और जो रेडिएशन जो सोर्स है थेरेपी में कैसे यूज़ होता है, जो रेडियो आइसोटोप्स हैं हम इन्हें यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? इंटरनली, मीन्स सोल्यूशन की फॉर्म में एक सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, और पेशेंट को पिला देते हैं, या फिर और एक्सटर्नली, या फिर पेशेंट की बॉडी पे अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह करते समय सबसे पहले क्या करते हैं, जेल अप्लाई कर देते हैं पेशेंट की बॉडी के ऊपर, और फिर वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे मूव ऑन करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें कंप्यूटर पे पिक्चर पूरी एलेबोरेट हो जाते हैं, हमें पिक्चर में दिख रहा होता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या क्या है, उसे हम डायग्नोस कर लेते हैं। तो इसी वजह से ये जितने भी रेडिएशन सोर्स होते हैं हम या तो सोल्यूशन की फॉर्म में पेशेंट को इंटरनली उसे दे देते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में, या फिर एक्सटर्नली उसकी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इफ़ दी रेडियो आइसोटॉप्स, अगर जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं आर यूज्ड एक्सटर्नली, अगर ये एक्सटर्नली यूज़ हो रहे हैं, या फिर इनको इम्प्लांट्स की फॉर्म में, पैचेस की फॉर्म में हम इन्हें सील कर रहे हैं कैप्सूल्स की तरह इन अ टिश्यू, अपनी स्किन के अंदर, पेशेंट की स्किन के अंदर, द डोज कुड बी टर्मिनेटेड बाय रिमूवल, तो उसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं पेशेंट की बॉडी के कांटेक्ट से, ऑफ द सोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे कि गोल्ड है, ये भी आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इसका ये सिंबल है AU, और 198 इसका एटॉमिक वेट है। फाइंड्स यूज़ इन ट्रीटमेंट, इसको भी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ऑफ कहाँ पे? एब्डोमिनल एंड प्लूरल एफ्यूजन एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, यानी कि कैंसर। मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि ये कौन सा कैंसर है? ब्रेन कैंसर इसे कह देते हैं, ब्रेन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और सोडियम जो है, सोडियम यूज़ होता है, आयोडीन यूज़ होता है, प्रेपरेशन फाइंड यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स, ये थायराइड जैसे घेंगा बीमारी हो जाती है उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। सेकंड, आपके जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं डायग्नोसिस में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि विटामिन B12 यूज़ फॉर मेजरिंग दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसे हम यूज़ करते हैं, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट होता है उसे डिटेक्ट कर लेते हैं इजीली कि हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। कई बार होता है ना कि किडनी फेल हो गई है, तो वो कैसे डिटेक्ट करते हैं? इसकी हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आयरन, फेरिक सिट्रेट, आयरन को यूज़ करते हैं फेरिक सिट्रेट की फॉर्म में, इंजेक्शन लगाए जाते हैं इसके, इंजेक्शन फाइंड्स यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मीन्स अगर आप पेशेंट की बॉडी में जो है RBCs कम हो गए हैं, खून का बनना बंद हो गया है, या फिर एनीमिक हो गया है पेशेंट, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम फेरिक सिट्रेट जो है यूज़ करते हैं डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट है गोल्ड, इसके भी इंजेक्शंस होते हैं, हैज़ बीन यूज फॉर स्टडिंग दी ब्लड सर्कुलेशन इन लीवर, अगर जो है लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम गोल्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। आयोडीन, अभी मैंने बताया, आयोडीन किस में यूज़ होता है? थायराइड ग्लैंड में, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को डिटेक्ट करता है कि पेशेंट को थायराइड की बीमारी हो गई है, ठीक है, तो ये उसमें यूज़ होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। और किस में यूज़ होता है? कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस में यूज़ होता है, आपके हार्ट जो है, हार्ट फेलियर के, अगर किसी को हार्ट अटैक वगैरह आया है, या फिर उसे क्रॉनिक स्टेज का था, या स्वेयर डिसीज़ का था, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का हार्ट अटैक था, ठीक है, किस टाइप की कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ थी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम आयोडीन की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे आपके रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी
डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। इनसे इजीली डायग्नोस हो जाएगा तो डॉक्टर को बहुत ही इजी हो जाता है पेशेंट को ट्रीट कर पाना। अगर बीमारी का ही पता चल जाए तो फिर तो पता ही है डॉक्टर को कि कौन सा सॉल्ट देना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, फिर तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, है ना। अगर रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सीलेंट बायोलॉजिकल एंड मेडिसिनल स्टडीज़, इसमें क्या होती है, बायोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं एंड हैव बीन कैरिड आउट विद दी रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स एज ट्रेसर्स। तो यहाँ पे भी जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो ट्रेसर का काम करते हैं, वो पता लगाने का काम करते हैं। कौन कौन से ट्रेसर्स होते हैं, जैसे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपने सुना होगा कि जो कार्बन होता है उससे हमें पता चल जाता है रिसर्च एरिया में कि ये जो है बॉडी है, ये जो या बोन्स हैं वो कितने सालों पुरानी है। वो किसकी हेल्प से पता चलता है, कार्बन की, ठीक है। कार्बन बता देता है कि कितने साल पुरानी हड्डी है, या स्केलेटन कितने साल पुराना है, बॉडी कितने साल पुरानी है, तो हमें कार्बन की हेल्प से पता चलता है। These are the most commonly used radionuclides for this purpose। तो इन एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन प्रोसेस। स्टरलाइजेशन मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डॉक्टर ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम उनको क्या करना होता है, हमें उन्हें फ्री करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर जो बैक्टीरिया उन पे ग्रो कर जाते हैं। किसी पेशेंट को कुछ बीमारी होती है, किसी को कुछ बीमारी होती है, तो क्या करते हैं डॉक्टर, तो वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना हर पेशेंट के ऊपर। तो उन्हें क्या करना होता है, हमें स्टरलाइज करना होता है, साफ़ करना होता है, ताकि वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएं, हाइजीनिक कंडीशन के हो जाएं, ठीक है, और फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डस्ट पार्टिकल हो जाएं, और फ्री फ्रॉम डिसीज़ हो जाए, ताकि एक पेशेंट की जो डिसीज़ है वो दूसरे को ना हो। तो इसलिए हम उन क्या करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, जो थर्मोलेबाइल होते हैं, जो कि ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं सहन कर सकते। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि वो पानी में गर्म कर देते हैं उन्हें, ताकि वो फ्री हो जाएं, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो जाएं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो गर्म करने से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, वो गर्म नहीं हो सकते, उनको हम थर्मोलेबाइल कहते हैं। कुछ थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सच एज वाइटामिन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स सब्सटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, एक्सेट्रा, कैन बी सेफली स्टरलाइज, उनको हम आसानी से स्टरलाइज कर सकते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोबाल्ट है, सीजियम है, इनको हम यूज़ करते हैं फॉर दी स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसकी हेल्प से क्या करता है डॉक्टर आसानी से सर्जरी ऑपरेट कर लेता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? फर्स्ट ईयर, क्लियर है। एनी डाउट? मैम आपके दोनों पेज का फोटो नहीं भेजे थे। बेटा अभी सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यस ओके मैम। ओके बेटा।